नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डायमंड एकेडमी पर। दोस्तों, डायमंड एकेडमी पर ये कंप्यूटर सीरीज जो हमने स्टार्ट की है उसका ये लेक्चर नंबर 4 है। हमने अभी तक लेक्चर 3 रिकॉर्ड कर दिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वहाँ जा कर के वो लेक्चर देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों हम लेक्चर 4 को देखेंगे तो आप ज़्यादा सहूलियत महसूस करेंगे। दोस्तों, लेक्चर नंबर 4 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की मेमोरी को। पर दोस्तों स्टार्ट करें उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ही प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की लिंक आप मिस ना कर सकें। दोस्तों, लेक्चर नंबर 4 में हम कंप्यूटर की मेमोरी को पढ़ेंगे। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इससे हर 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 साल दोस्तों इस टॉपिक से कोई ना कोई एग्जाम आपको किसी न किसी प्रकार की परीक्षा में जरूर आया है। उसको मैं दोस्तों जो इसके क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से वो लेक्चर नंबर 5 में हम देखेंगे। फिलहाल हम लेक्चर नंबर 4 को ध्यान करते हुए आज के लेक्चर का जो एजेंडा है उसको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में जानेंगे कि क्या होती है, इसका कार्य क्या होता है। उसके बाद उसकी भूमिका के बारे में, फिर मेमोरी के टाइप के बारे में हम समझेंगे, और उसके बाद आपने रैम का नाम सुना होगा उसके बारे में जानेंगे, और उसके बाद जानेंगे कि रैम के प्रकार क्या होते हैं, कैश मेमोरी क्या होती है, और सेकेंडरी जो मेमोरी होती है वो क्या होती है। तो दोस्तों बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है। यह एक भौतिक उपकरण है जो कंप्यूटर के प्रोसेसर के लिए डेटा और निर्देशों को संग्रहित करता है। दरअसल होता क्या है दोस्तों, जो डेटा होता है ना आपका, जैसे पीडीएफ हो गया, वीडियो फाइल हो गई, कोई म्यूजिक हो गया, और भी कोई अन्य चीज़ हो गई, और आपके द्वारा कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। इंस्ट्रक्शन से मतलब कि कोई जैसे आपको वीडियो प्ले करना है तो वो एक इंस्ट्रक्शन देना ही आएगा। आपको कोई पीडीएफ फाइल खोलनी है तो उसका वो भी एक इंस्ट्रक्शन की कैटेगरी में ही आएगा। इन सब चीज़ों को सबसे पहले जो है मेमोरी में ही स्टोर किया जाता है। यह मानव मस्तिष्क की अल्पकालिक और दीर्घकालिक स्मृति की तरह कार्य करता है। जी हाँ, जैसे हमारा दोस्तों मस्तिष्क होता है ना, को हमारे मस्तिष्क में एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है जिसे हम कुछ समय के लिए याद करते हैं, और एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी जिसे हम बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए याद करते हैं। ठीक वैसे ही मेमोरी होती है जिसमें होती है एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है और एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम दोस्तों रैम को कहेंगे, जिसे हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, और लॉन्ग टर्म मेमोरी में हम रोम को रखते हैं, और उसके अलावा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जिनको हम आगे और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, वो इसके अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा दोस्तों जो होता है यह उस जानकारी को रखता है जिसे सीपीयू के कार्यों को करने के लिए जल्दी से एक्सेस करने की आवश्यकता होती है। जी हाँ, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कंप्यूटर को आपने कोई फाइल ओपन करने के लिए या कोई प्रोसेस करने के लिए कोई प्रोग्राम दिया, तो सबसे पहले क्या होता है, वो प्रोग्राम जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर रहता है वहाँ से वो रैम में लाता है, और रैम्स के बाद ही सीपीयू उसको बहुत ज़्यादा स्पीड से काम कर पाता है। तो उसी चीज़ को फास्ट करने के लिए ये रैम जो होती है बहुत ज़्यादा काम की चीज़ हो जाती है, और उसी के लिए प्रोसेसर जो है रैम के बिना चल नहीं सकता। आपका कंप्यूटर भी जो है इसके बिना चल नहीं सकता है। अब दोस्तों इसका रोल जानते हैं कि आखिरकार मेमोरी का रोल क्या होता है, हमको मेमोरी की आवश्यकता ही क्यों होती है। मेमोरी के बारे में तो हमने जान लिया, उसकी आवश्यकता ही क्यों होती है, ठीक है, उसके बारे में हम जानते हैं अगली स्लाइड में। दोस्तों जैसे हम सबसे पहले इसमें जानेंगे कि कंप्यूटर की क्रूशल रोल ऑफ मेमोरी। जी हाँ, मेमोरी की महत्वपूर्ण भूमिका। तो दोस्तों इसको 3 तरीके से हम देख सकते हैं। एक तो स्पीड यानी कि गति, दूसरा मल्टीटास्किंग, और तीसरा होता है कार्य क्षमता के ऊपर। अगर दोस्तों आपकी मेमोरी कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा तेज है तो आपका कंप्यूटर भी बहुत ज़्यादा स्पीड से काम करेगा, ठीक है। और उसके बाद आता है दोस्तों मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा अपने मोबाइल या कंप्यूटर में, अगर आपकी रैम की साइज़ जैसे 4 GB रैम है, बहुत छोटी रैम है, तो आप बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप एक साथ बहुत सारी एप्लीकेशन नहीं चला पाएंगे, इन द सेंस कि आप एक साथ मोबाइल में म्यूजिक हो गया, उसके बाद कोई प्रोसेस वाला काम, उसके बाद बहुत सारी एप्लीकेशन को खोल नहीं सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका मोबाइल हैंग करने लगता है। उसका सिंपल सा कारण होता है दोस्तों आपकी मेमोरी साइज छोटा होना, रैम का साइज का छोटा होना, क्योंकि जो डेटा होता है वो रैम में एक लिमिटेड सीरीज तक ही आ पाता है, लिमिटेड कैपेसिटी तक ही आ पाता है, जिसके कारण आपका जो सिस्टम है वो स्लो हो जाता है। इसीलिए
अगर आपकी मेमोरी का साइज बहुत तेज और ज़्यादा होगा तो आप जो है मल्टीटास्किंग कर पाएंगे। उसके बाद कार्य क्षमता, जैसे आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सबसे पहले कहाँ पर स्टोर रहता है, वो रहता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। उसके बाद जब आप मेमोरी को या कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस यानी कि रैम में आता है, और रैम के बाद ही आपका कंप्यूटर जो है ओपन होता है ना। तो अगर आपके मोबाइल में मेमोरी नहीं है या कंप्यूटर में मेमोरी नहीं है तो आपका सिस्टम चालू ही नहीं होगा। ये दोस्तों इसकी मेमोरी की भूमिका होती है या क्रूशल रोल होता है। तो अगर आपको स्पीड चाहिए तो स्पीड के लिए भी इसका काम होता है मेमोरी का। मल्टीटास्किंग में मेमोरी बहुत महत्वपूर्ण होती है, और कार्य क्षमता के लिए भी मेमोरी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों इन तीन चीज़ को आप याद जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं आने वाले एग्जाम में। अब दोस्तों एक एक करके इनकी चीज़ों को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि मेमोरी के टाइप क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी में हम सबसे पहले मेमोरी के प्रकार को समझेंगे, है ना। तो सबसे पहले मेमोरी को दो भागों में बांट करके देखा जाता है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को दोस्तों हम आगे जाकर के बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसका सिर्फ आप यहाँ पे ये डायग्राम पर समझ लीजिए। जैसे प्राइमरी मेमोरी में आती है एक रैम होती है और दूसरी होती है रोम होती है, ठीक है। रैम के भी दो प्रकार होते हैं दोस्तों, एक होती है स्टैटिक रैम और दूसरी होती है डायनामिक रैम। और यहाँ पे जो होता है रोम, रोम के भी दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रकार होते हैं। इनके यूज भी हम पढ़ेंगे आगे चल करके कि क्या क्या ये होते हैं। इनके फुल फॉर्म भी जानेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको फुल फॉर्म याद करना और इनके टाइप याद करना है। जैसे हमारा एम रोम का फुल फॉर्म होता है मास्क रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो रोम का फुल फॉर्म होता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब समझ रहे हैं आप। रीड ओनली मेमोरी का मतलब ये होता है कि आप इस मेमोरी में सिर्फ प्रोग्राम को पढ़ सकते हैं, उससे प्रोग्राम को देख सकते हैं। इसमें कोई चीज़ आप ना तो सेव कर सकते हैं और ना ही इसके प्रोग्राम को किसी प्रकार की एडिट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी को ही कह सकते हैं, कहते हैं केवल रीड करना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। इसका प्रकार होता है, एक होता है एम रोम जिसका फुल फॉर्म होता है एम से होता है मास्क्ड। मास्क जो हमने कोरोना में लगाया ना, उसी को ही बोलते हैं मास्क रीड ओनली मेमोरी। दूसरा होता है पी रोम। पी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल, 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 ठीक है। इसको आप याद कर लेना, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरा तीसरा होता है हमारे दोस्तों ईपी रोम। ईपी रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दरअसल दोस्तों जैसे पी रोम है ना, पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी का मतलब प्रोग्रामेबल, ई का मतलब होता है इरेजेबल, यानी कि ये कैसी मेमोरी है जिसको हम इरेज कर सकते हैं, मतलब उसको मिटा सकते हैं, है ना। तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर अगली मेमोरी आती है डबल ईपी रोम। डबल ईपी रोम में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल, फिर दूसरी ई का मतलब होता है इरेजेबल, तीसरी पी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल, बाकी रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों इसके फुल फॉर्म आप जरूर याद कर लीजिए। और फिर उसके बाद होता है ये रोम फ्लैश। रोम फ्लैश मतलब जैसे हमारी पेन ड्राइव होती है ना, वैसी होती है रोम फ्लैश, बस उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, इसीलिए उसको फ्लैश मेमोरी बोलते हैं। नहीं तो सिंपल में अगर हम बात करें दोस्तों तो इसको ही हम यूएसबी ही बोल देते हैं, आपकी पेन ड्राइव या यूएसबी बोल देते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में। अब दोस्तों हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या होती हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहले आती है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क दोस्तों पहले जो हमारे अभी फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें आपने देखा होगा कि जब हम कोई सीडी ड्राइव, सीडी प्लेयर आता था कंप्यूटरों में, है ना। अभी भी कुछ पुराने आपके पास अगर कंप्यूटर हो तो उसमें डले होंगे। उसमें एक इस टाइप से डिस्क टाइप की आती थी जो कि जिसका साइज जो आज रेगुलर सीडी होती थी ना उससे छोटा होता था। वो एक होती थी, उसको बोलते थे फ्लॉपी डिस्क, जो कि स्टोर करने के काम आती थी। उसमें विंडो आती थी, जो हमारे प्रोग्राम होते थे ना उसको स्टोर करते थे। वो आपने अगर देखी हो तो उसको ही बोलते हैं फ्लॉपी डिस्क। दरअसल ये सीडी की तरह ही होती है, बस इसकी स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ा ज़्यादा होती है।
उसके बाद आती है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप में दोस्तों होता है कि इसमें जो है एक कैसेट होती है, इस तरीके से जो पहले पुराने जो सिस्टम आते थे उसमें इस तरीके से कैसेट होती थी, जहाँ पर टेप लगे रहते थे एक ब्लैक कलर का, है ना। उस टेप को ही बोलते हैं मैग्नेटिक टेप। जो पुराने रेडियो सिस्टम या म्यूजिक सिस्टम आते थे उसमें हम कैसेट आती थी इस टाइप की बजाने के लिए, उसको ही हम बोलते थे मैग्नेटिक टेप। ये भी जो हमारे ओल्ड जनरेशन के कंप्यूटर हैं वहाँ पे एज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस काम करती थी। उसके बाद आती है दोस्तों सीडी रोम। सीडी रोम दोस्तों आपने देखा ही होगा, जैसे ये मैग्नेट फ्लॉपी डिस्क होती थी ना गोल आकार की, इसी तरीके से सीडी भी होती थी, बस इसका जो साइज होता था वो सीडी जो फ्लॉपी डिस्क है उसके कंपैरिजन में बड़ा होता था और उसकी कैपेसिटी जो है छोटी होती थी, है ना। तो इसके लिए कमर्शियल यूज के लिए दोस्तों हमने इसको बनाया था, और जैसे किसी को बड़े लोगों को चाहिए होगा बिजनेस यूज के लिए दोस्तों हमने फ्लॉपी डिस्क को बनाया था। उसके बाद डीवीडी। डीवीडी का दोस्तों बस सीडी ही है, बस इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको बढ़ा दिया गया। इसमें मूवी वूवी आती थी दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो सीडी है उसमें सिर्फ एक मूवी स्टोर हो सकती थी, और जो डीवीडी होती थी इसमें जो है 4 से 5 मूवी स्टोर हो सकती थी, इसको बोलते थे डीवीडी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के बारे में तो आपने सुना ही होगा दोस्तों, नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं, ये कंप्यूटर की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, है ना। इसमें भी दोस्तों हम जो फ्लॉपी डिस्क है ना, फ्लॉपी डिस्क का ही यूज करते हैं, बस उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, 1 TB 2 TB और 10 TB तक हो जाती हैं, है ना। तो उसको ही हम बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, है ना। इसका फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड ड्राइव बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में कहीं सामान्य बोलचाल में। अब इससे ज़्यादा स्पीड की दोस्तों जो मेमोरी आ गई है वो आती है सॉलिड स्टेट ड्राइव, यानी कि जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में SSD बोल देते हैं। इसकी स्पीड दोस्तों बहुत ज़्यादा होती है ना। इसकी स्पीड जो अभी तक हमने सारी जो मेमोरी पढ़ी है ना, रैम को छोड़ करके उनमें सबसे ज़्यादा होती हैं। और ये जो है सेमीकंडक्टर बेस्ड मेमोरी होती है, या ये आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है, ये सेमीकंडक्टर बेस्ड मेमोरी होती है ना। सॉलिड स्टेट ड्राइव जो SSD होती है वो सेमीकंडक्टर बेस्ड मेमोरी होती है, इसीलिए इसकी स्पीड जो है रीड और राइट स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। इसीलिए आपने सुना होगा कि जो पुराने कंप्यूटर होते हैं ना उनमें अक्सर जो लोकल जो दुकान वाला होता है वो आपको बोल देता है कि आप इसमें SSD डलवा लीजिए ताकि आपकी कंप्यूटर की जो स्पीड है वो बढ़ जाए। वो इसीलिए बोलता है क्योंकि इसकी जो स्पीड है ना, रीड राइट स्पीड, वो बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद पेन ड्राइव। पेन ड्राइव तो आपने देखा ही होगा दोस्तों, ये पेन ड्राइव सिंपल, आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक सिस्टम कोई प्रोग्राम है उसको भेजने के लिए आप पेन ड्राइव का यूज करते हैं, या फिर अपनी प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए पेन ड्राइव का यूज करते हैं। दरअसल ये जो डेली काम होते हैं छोटे छोटे काम, उसके लिए हम पेन ड्राइव का यूज करते हैं। और उसके बाद आते हैं SD कार्ड। SD कार्ड आपने देखे ही होंगे, मोबाइल में डलते हैं, पुराने पहले आते थे, आजकल तो मेन मेमोरी ही बहुत ज़्यादा आने लगी तो इसका काम बहुत कम हो गया है, लेकिन ये होती हैं। इसके बाद दोस्तों जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है ना, SSD, इसको थोड़ा सा हम और डिटेल में पढ़ते हैं। तो इसकी एक नई जनरेशन आ गई है NVMe। एक आ गई है NVMe। इसकी जनरेशन अभी जो है जनरेशन जो है वो 5 चल रही है। इसकी जो स्पीड है ना वो SSD से भी कई गुना 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाती है दोस्तों। अगर इसकी स्पीड जो है 1 Gbps है तो इसकी स्पीड 5 से 10 Gbps तक हो सकती है। जो हमारी जो NVMe आती हैं, NVMe, अभी NVMe का M.2 जो चल रहा है, वर्जन चल रहा है जनरेशन 5, है ना, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में। जो अभी मॉडर्न डे कंप्यूटर चल रहे हैं उसमें वही डाली जाती है ताकि उसकी प्रोसेसिंग पावर बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि हमारी जो रैम है या प्राइमरी मेमोरी है वो क्या होती है। रैम, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको दोस्तों कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है। प्राइमरी मेमोरी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर ये मेमोरी नहीं होगी तो जो हमारा कंप्यूटर है वो स्टार्ट भी नहीं होगा, उसके कोई भी जो प्रोग्राम है वो चल नहीं पाएंगे। इसीलिए हम रैम का यूज करते हैं कंप्यूटर में। ये दोस्तों जो सेकेंडरी स्टोरेज हमारी डिवाइसेस होती हैं उनके कंपैरिजन में इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, जिसके कारण से कंप्यूटर का जो रिस्पॉन्सिव टाइम है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसको इस प्रकार से आप समझ सकते हैं रैम को, कि जो जैसे हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, जैसे हमारी हार्ड ड्राइव होती है, उसमें जो कंप्यूटर के हैं वो सारे प्रोग्राम हो गया, सारी फाइल हो गई, सब कुछ उसमें स्टोर रहता है ना।
अब जैसे हमको कोई चीज़ को काम करना है, जैसे सपोज करिए आपको फ़ोटो बनाना है, तो फ़ोटो कहाँ से लाएंगे, आप अपनी मेमोरी से लाएंगे। तो वो फिर फ़ोटो जो है उस मेमोरी से सबसे पहले कहाँ पे लोड होगी, वो रैम पे लोड होगी, ताकि जो है कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है उसको फास्ट तरीके से उससे इंटरेक्शन कर सके और उसको जो है फास्ट तरीके से एडिट कर सके। इसीलिए हम दोस्तों रैम का यूज करते हैं। रैम को दोस्तों इस तरीके से भी और समझा जा सकता है, जैसे आपकी जो स्टडी टेबल होती है, वहाँ पे आप दोस्तों सिर्फ वही किताब का यूज करते हैं जिसकी उस समय पढ़ने की ज़रूरत होती है। बाकी की जो किताबें होती हैं वो आपकी अलमारी में या अन्य जगह रखी रहती हैं। तो आप ठीक वैसे ही इसको, अलमारी को आप मेन मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी समझ लीजिए, और जो हमारी टेबल है इसको रैम समझ लीजिए। रैम में क्या होती है, इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है और यहाँ पर सिर्फ वही प्रोग्राम लोड होते हैं जो एट अ टाइम उस समय पर चल रहे होते हैं, ठीक है। इसको और लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसका यूज कंप्यूटर में किया जाता है। जितनी ज़्यादा आपकी कंप्यूटर की रैम होगी उतनी ज़्यादा आपकी प्रोसेसिंग की स्पीड बढ़ जाएगी और आप एक साथ बहुत सारी चीज़ों को काम कर पाएंगे। यानी कि इसका मतलब ये है कि जितना बड़ा आपका टेबल, उतनी ज़्यादा आप काम को एक साथ कर सकते हैं, उतने ज़्यादा सामान को आप एक साथ रख सकते हैं। यानी कि जितनी ज़्यादा आपकी मेमोरी उतनी ज़्यादा एप्लीकेशन को आप एक साथ ओपन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसके प्रकार भी होते हैं, उसको भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी के भी प्रकार होते हैं। ये दोस्तों दो प्रकार की मेमोरी होती हैं, एक होती है एस रैम और दूसरी होती है डी रैम। एस रैम का दोस्तों फुल फॉर्म होता है, आपको वो याद जरूर रख लेना। इसका फुल फॉर्म है एस रैम का स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो हमारी डी रैम है इसका फुल फॉर्म होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम का होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक जो हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो डी रैम के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, इसीलिए इसका उपयोग कैश मेमोरी के रूप में किया जाता है। जो हमारी प्रोसेसर की कैश मेमोरी होती है ना, उसमें हम जो है एस रैम का यूज करते हैं, और जो डी रैम होती है वो इसके कंपैरिजन में स्लो होती है। तो इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, मोबाइल की जो मेन मेमोरी होती है ना, आपने सुना होगा कि हमारी मेमोरी की इंटरनल मेमोरी 56 GB है, 256 GB है, तो उसका यूज जहाँ करते हैं वो हम डी रैम का यूज करते हैं उस मेमोरी को बनाने के लिए। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि कंप्यूटर की जो कैश मेमोरी होती है वो क्या होती है। दोस्तों कैश मेमोरी कुछ नहीं है, ये जो है हमारी जो रैम होती है, रैम का ही एक छोटा सा पोर्शन होता है जो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। उस पोर्शन को सीपीयू के लिए एज अ कैश मेमोरी रिजर्व करके रखा जाता है। इसमें क्या होता है, ये कंप्यूटर के जो सीपीयू होता है उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक होती है, और ये बहुत जो रैम है ना, ये रैम से भी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। यानी कि जो कंप्यूटर की जो मेमोरी में अगर हम बात करें तो कैश मेमोरी सबसे ज़्यादा फास्ट होती है, ये अल्ट्रा फास्ट होती है दोस्तों। ये कंप्यूटर के जो पर्सनल नोटपैड है उसकी तरह, जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर के नोटपैड की तरह काम करती है। मतलब कि इसमें दोस्तों जो आप बहुत ज़्यादा यूज करते हैं ना कोई एप्लीकेशन, जैसे आप बार बार गूगल को खोलते हैं या बार बार इंस्टाग्राम को खोलते हैं, तो ये क्या करता है, उसकी कॉपी को बना करके, सिंपल एक कॉपी बना करके अपने पास स्टोर करके रख देता है, ताकि आप जब दोबारा उस चीज़ को खोलें तो उस चीज़ को आप वो फास्ट तरीके से लोड कर पाए। इसीलिए इसका काम होता है। ये दोस्तों तो क्या, यह सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला डेटा और निर्देशों को संग्रहित करता है। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो सबसे ज़्यादा यूज करने वाला जो डेटा है, जो आप बार बार यूज करते हो, कोई एप्लीकेशन खोलते हैं, उसकी एक कॉपी बना करके अपने पास रख लेता है, और जैसे ही आप उस चीज़ को दोबारा खोलते हैं वो आप उसको फास्ट तरीके से पाते हैं। इसीलिए इसको जो है कंप्यूटर की सबसे ज़्यादा नज़दीक और सबसे छोटी भी होती है, क्योंकि ये रैम ऑलरेडी 4 GB या 2 GB या 8 GB की होती है, उसका एक छोटा सा पार्ट ये MB में होता है, 4 MB, 10 MB, 20 MB, इतना छोटा होता है, लेकिन ये एक्सट्रीमली फास्ट होता है। ये क्योंकि ये इसके पास जो है जो सिस्टम होते हैं, वो जो कंप्यूटर में जो सिस्टम आप बार बार यूज करते हैं ना, उसकी एक कॉपी होती है, ताकि जिससे वो कंप्यूटर, आप जैसे ही अब फेसबुक खोलते हैं या इंस्टाग्राम को खोलेंगे, तो वो अगर आप ये इसमें कैश मेमोरी में स्टोर होगा तो फास्ट तरीके से आपको रिस्पॉन्स कर पाएगा। तो ये होती है दोस्तों कैश मेमोरी। अब दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अगर आपको कभी भी कैश मेमोरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको ज़रूर बना पाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जानते हैं कि रोम क्या होती है। जैसा आपने अब देखा था पहले, ये प्राइमरी मेमोरी ही होती है, लेकिन दोस्तों ये मेमोरी जो होती है ये नॉन वोलाटाइल होती है। नॉन वोलाटाइल कहने का मतलब है कि दोस्तों इसमें जो सिस्टम या जो जो प्रोग्राम इसमें स्टोर हो जाते हैं वो प्रोग्राम इसमें डिलीट नहीं होती है ना। एक बार स्टोर होने के बाद इसमें जो है डिलीट नहीं होती है। और दूसरी इसकी सबसे बड़ी विशेषता दोस्तों ये होती है कि इसको जो है केवल रीड किया जा सकता है, यानी कि उसमें सिस्टम आप एक बार अपने स्टोर कर दिया जो प्रोग्राम, बस वो स्टोर हो जाता है, उसके बाद इसमें दोबारा स्टोर आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके बहुत ज़्यादा जो टाइप हैं, जैसे मास्क रोम है, पी रोम है, ईपी रोम है, डबल ईपी रोम है, फ्लैश ईपी रोम है। इनकी जो वेरियस टाइप है उसमें आज ये सिस्टम भी आ गया है नई नई टेक्नोलॉजी के कारण कि आप उसको रीड और राइट कर सकते हैं, क्योंकि अभी नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है। लेकिन आपको याद क्या रखना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है और इसके कौन कौन से प्रकार हैं और इन प्रकारों के भी फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया है, यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। अगर मैं कहूँ कि इस पूरे लेक्चर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तो आपको इन चीज़ों के नाम याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यहाँ कुछ आंतरिक जो एग्ज़ाम है वहाँ से यहाँ मेमोरी से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से ज़रूर आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी थोड़ा डिटेल में हम जान लेते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मास्क मेमोरी, जैसा कि इसमें मास्क मेमोरी होती है इसकी रोम का एक प्रकार, दूसरी होती है पी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल, पी से होता है प्रोग्राम, प्रोग्रामेबल, ठीक है, इसको याद रखना है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर आता है दोस्तों ईपी रोम। ईपी रोम का दोस्तों फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद दोस्तों आता है ईपी रोम, यानी पी से होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई से होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद एक नया प्रकार आता है डबल ईपी रोम। इसमें क्या कर सकते थे, इसमें इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जो हमारी ईपी रोम होती थी दोस्तों, इसको हमें इरेज करने के लिए इसका जो डेटा है, मतलब कि डेटा को पहले तो, क्योंकि ये पहले से भरी होती थी मेमोरी, तो इसके डेटा को डिलीट करने के लिए हमको लेजर का यूज करना पड़ता था। उसके बाद जो हमने नई टेक्नोलॉजी की रोम बनाई उसको बोला गया नया ईपी रोम, डबल ईपी रोम। डबल ईपी रोम में क्या होता था, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीबी, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि हम जो सिंपली जैसे हम अभी डिलीट करते हैं ना, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक के तरीके से इसको डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आती है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी में दोस्तों ये जैसे जो आपकी पेन ड्राइव होती है ना, सिर्फ उसी की तरह से ही होती है ये फ्लैश मेमोरी, फ्लैश ईपी रोम, यानी कि इसको भी फ्लैश करके, मतलब एक लाइट के थ्रू, अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू इसके प्रोग्राम को राइट किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है। तो ये थे दोस्तों रोम के प्रकार, इनके आपको फुल फॉर्म जरूर से याद करना है। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, मास्क रोम का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, ये मास्क रोम होती है। फिर आती है पी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद आती है दोस्तों ईपी रोम। ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जो ईपी रोम होती है इसको हम अल्ट्रावायलेट लाइट से के थ्रू इरेज कर सकते हैं। जो हमारी डबल ईपी रोम होती है इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इरेज कर सकते हैं और उसको रीड राइट कर सकते हैं उसके डेटा को। और फिर आता है हमारी फ्लैश ईपी रोम। इसमें क्या होता है, इसका सिंपल सा जैसे पेन ड्राइव होती है उसको ही इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इरेज कर सकते हैं, या फिर हम इसको जो हमारी अल्ट्रावायलेट लाइट है उसके तरीके से भी इसको जो है इरेज कर सकते हैं। ये थी दोस्तों हमारी मेमोरी जो प्राइमरी मेमोरी थी। अब हम दोस्तों जान लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हम ऑलरेडी थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम और थोड़ा इसको ज़्यादा इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में जानने से पहले आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि जब हम रैम का पढ़ चुके हैं, रैम के बारे में जान चुके हैं कि ये फास्ट होती है, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, तो फिर हमें सेकेंडरी मेमोरी की क्या ज़रूरत है, हम रैम क्यों नहीं लगा लेते, रैम ही रैम हो जाना चाहिए, है ना। ये अगर क्वेश्चन नहीं आया है तो ये आना चाहिए आपके माइंड में। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का होता है वो होता है दोस्तों इसकी नॉन वॉलेटाइलिटी।
नहीं समझे, मैं आपको बताता हूँ। नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है कि इसमें जो प्रोग्राम एक बार स्टोर कर दिया है आपने, वो कंप्यूटर के स्विच ऑफ हो जाने के बाद या लाइट चले जाने के बाद भी उसमें ये परमानेंटली स्टोर होता है। जबकि जो आपने अभी तक रैम पढ़ी है, रैम में क्या होता था कि एक बार आपने स्टोर किया प्रोग्राम, ठीक है, वो उसमें तब तक ही स्टोर रहेगा जब तक उसमें लाइट है। जैसे ही एक बार लाइट खत गई, उसके बाद वो वहाँ से प्रोग्राम परमानेंटली डिलीट हो जाता था, ठीक है। उसके बाद आपको उसमें दोबारा से प्रोग्राम लोड करना पड़ता था। तो इसीलिए हमको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के लिए ज़रूरत पड़ी एक ऐसी डिवाइस की जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हमारे प्रोग्राम को स्टोर कर सके, जिसकी मेमोरी साइज ज़्यादा हो और जो भी रिलायबल हो। तो उसी के लिए हमने सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का यूज किया। इसमें दोस्तों आप अपनी फाइलों को, एप्लीकेशन को, ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्ग टर्म के लिए और परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसकी क्षमता जो है प्राथमिक मेमोरी, जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है, उसकी तुलना में इसकी कैपेसिटी जो है, स्टोर कैपेसिटी, वो कई गुना ज़्यादा होती है। लेकिन इसकी एक ड्रॉबैक भी है, इसकी जो स्पीड होती है वो प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन में स्लो होती है। कुछ हम आपने मेमोरी जो है ऑलरेडी हमने जब प्रकार पढ़े थे टाइप्स ऑफ मेमोरी, उसमें पढ़ लिया है। कुछ मैं आपको एक बार और दोबारा यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे HDD, इसको मैं आपको बता चुका हूँ कि हार्ड डिस्क ड्राइव इसको बोलते हैं। ये इसमें एक कैसेट लगी रहती है, कैसेट जिसे हम सामान्य भाषा में बोलते हैं, ड्राइव होती है दरअसल वो, उसकी तरह ही होती है। दूसरी होती है एक सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसे हम बोलते हैं सामान्य भाषा में SSD। SSD बहुत ज़्यादा फास्ट मेमोरी होती है ना। इसकी रीड राइट स्पीड जो होती है 1 Gbps से लेकर के, और जो भी इसका Gen 5 आया NVMe2 वाला, ठीक है, उसकी जो रीड राइट स्पीड होती है वो 5 Gbps से लेकर के 10 Gbps तक हो जाती है, जिसके कारण ये अल्ट्रा फास्ट भी होने लगी हैं, लेकिन रैम से अभी भी कम है, ठीक है। उसके बाद आपने USB ड्राइव सुना होगा, ये पोर्टेबल होती है, इसको एक कंप्यूटर में लगाया और दूसरे कंप्यूटर में लेकर चले गए, है ना। तो ये हमारी USB ड्राइव होती है, इसमें पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी भी बोलते हैं इसको, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आती है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क कुछ नहीं है, जो हमारी CD, DVD, ब्लूरे डिस्क आती है ना, उसी को हम ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का मेमोरी से रिलेटेड लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम इसके PYQ पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक हमने पढ़ा है वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। मैंने बहुत ज़्यादा सिंपलीफाइड तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम उसको ज़रूर सुधार करेंगे। और हो सकता है मैं आपको या तो कमेंट सेक्शन में ही या फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपके वो कंसर्न को, जो आपने क्वेश्चन पूछा है, क्वेरी, उसका जवाब दूँ। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।